गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, ठीक है ना। तो हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने यही पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट्स का बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट इन द कंट्री साइड की तरफ से कौन था? तो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ के लोग थे, ठीक है ना। रिच पीजेंट में कौन थे? तो जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पटीदार्स ऑफ गुजरात। उसके बाद कौन थे? तो पोर पीजेंट्री थे, स्मॉल टेनेंट्स थे, बिजनेस क्लासेस थे, ठीक है ना। दे ज्वाइन द मूवमेंट, दे पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, ठीक है ना। दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट बिकॉज ऑफ देयर ओन बेनिफिट, ठीक है ना। अपने फायदे के लिए वो क्या किए हुए थे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जुटे थे, ठीक है ना। इनके लिए स्वराज का अर्थ यही रहा, अपना फायदा। एक सवाल जो पूछा गया था, व्हाट डिड स्वराज मीन फॉर देम? तो स्वराज उनके लिए क्या था? बल्कि अपना क्या था? फायदा था, ठीक है ना। हाँ, और अंत में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि भारत इतिहास में सबसे पहली बार महिलाओं ने जोर तोड़ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया था? हिस्सा लिया था, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री वुमन पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। तो यहां बोल रहा है नोट ऑल सोशल ग्रुप्स वेर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ठीक है ना। तो यहां क्या बोल रहा है कि स्वराज की अलग करने से या स्वराज को अलग करने के सोच से प्रभावित नहीं थे। तो कौन नहीं थे? सभी सामाजिक समूह के लोग, ठीक है ना। स्वराज को अलग करने के सोच से प्रभावित नहीं थे। तो कौन नहीं थे? सामाजिक समूह के, सभी सामाजिक के समूह। नॉट बोल रहा है ना वहां पे, सीधे बोल रहा है नॉट, ठीक है ना। स्वराज को अलग करने के सोच से प्रभावित नहीं थे। तो भाई प्रभावित कौन नहीं थे? तो सभी सामाजिक समूह के लोग, ठीक है ना। One such group was the nation untouchable who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed, ठीक है ना। ऐसा ही एक समूह राष्ट्रीय के अछूतों का था। ऐसा ही एक समूह राष्ट्रीय के अछूतों का था, ठीक है ना। तो उन्हीं समूह भर में से एक राष्ट्रीय के अछूतों का भी था, ठीक है ना। वे 1930 साल के बाद वो अपने आप को दलित या उत्पीड़ित कहने लगा था, ठीक है ना। वो 1930 साल के बाद या वे 1930 साल के बाद खुद को दलित या ऑप्रेस मानने लगे थे। यानी कि ऑप्रेस का मतलब होता है उत्पीड़ित या दबा हुआ मानने कहने लगा था। अपने आप को ही वो क्या करने लगा था? कहने लगा था, ठीक है ना। उसके बाद यह था कि कांग्रेस जो है, ठीक है ना, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर क्या नहीं दिया था? ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। भाई कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर क्यों नहीं ध्यान दिया था? क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी, कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर क्या नहीं दिया था? तो ध्यान नहीं दिया था। भाई क्यों नहीं ध्यान दिया था? क्यों नहीं कांग्रेस ने लंबे समय तक में दलितों पर ध्यान नहीं दिया था? क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से क्या हुई थी? तो डरी हुई थी, ठीक है। But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया कि छुआछूत को खत्म किए बिना, महात्मा गांधी यहां पे क्या कर रहा है? तो ऐलान कर रहा है कि छुआछूत को खत्म किए बिना स्वराज का स्थापना नहीं किया जा सकता है। अगर सबसे पहले स्वराज को ले आना है तो छुआछूत को क्या कीजिए? खत्म कीजिए, ठीक है ना। क्या कीजिए? छुआछूत को क्या कीजिए? खत्म कीजिए। ये कौन कह रहा है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐलान कर रहा है कि छुआछूत को पहले क्या कीजिए? खत्म कीजिए, उसके बाद ही क्या आएगा? तो स्वराज आएगा, ठीक है। ही कॉल्ड अनटचेबल हरिजन्स, महात्मा गांधी ने अछूतों को क्या कहा? हरिजन, यानी ईश्वर का संतान, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने अछूतों को क्या कहा? हरिजन,
ठीक है ना, या चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड किसको कहा जाता है, यानी कि ईश्वर के संतान को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हरिजन को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए, ठीक है ना, सार्वजनिक कुओं का इस्तेमाल करने के लिए, या ठीक है ना, सार्वजनिक कुओं का इस्तेमाल करने के लिए, पब्लिक वेल बोला जाता है। वेल माने क्या होता है, कुएं नहीं होता है, ठीक है ना, सार्वजनिक वेल्स जो बोला जा रहा है, यानी कि पब्लिक वेल्स, ठीक है ना, टैंक्स के इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना, रोड्स पे वो चल सके। कौन चल सके, तो बल्कि कौन, हरिजन, ठीक है ना। स्कूल में वो क्या कर सके, पढ़ भी सके। उनके लिए क्या किया ना, उनके लिए सत्याग्रह भी किए। देखिएगा इधर ध्यान से समझते रहिएगा कि महात्मा गांधी ने अछूतों को क्या कहा, हरिजन कहा। और क्योंकि अछूतों को जब उन्होंने हरिजन कहा, यानी कि ईश्वर का संतान कहा, तो इन अछूतों के लिए महात्मा गांधी ने ये अछूत क्या कर सके, बल्कि मंदिर में प्रवेश भी कर सके, सार्वजनिक कुआ का इस्तेमाल भी कर सके, ठीक है ना। उसके बाद टैंक्स का भी, सड़कों पर वो खुलेआम क्या कर सके, चल सके। स्कूल भी वो क्या कर सके, पढ़ सके। तो उनके लिए देखिए महात्मा गांधी क्या कर रहा है, तो सत्याग्रह कर रहा है महात्मा गांधी, ठीक है। He himself cleaned toilets to dignify the work of the bhangi, the sweeper, and persuaded upper caste to change their heart and give up the sign of untouchability, ठीक है ना। वो स्वयं महात्मा गांधी क्या किए कि टॉयलेट को भी क्या किए, साफ किए, शौचालय को भी क्या किए, साफ किए, ताकि इसको देखते हुए जितने भी लोग अपने हृदय को क्या कर सके, परिवर्तन कर सके, अपने हृदय में क्या ला सके, तो परिवर्तन ला सके। देखिएगा महात्मा गांधी इवन शौचालय में भी क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, ठीक है ना। शौचालय में जाके वो खुद ही क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि जो ऊपर की जाति के लोग जो है महात्मा गांधी को देखकर अपने हृदय में क्या ला सके, तो परिवर्तन ला सके, ठीक है ना। एंड द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल्सो, या साइन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अछूतों के प्रति जो बुराई है, जो आप बुरा कर रहे हैं, उसको आप क्या कर सके, छोड़ सके, ठीक है ना। देखते रहिएगा, बढ़िया से समझिएगा। महात्मा गांधी ने क्या किया कि वो खुद ही क्या किए, टॉयलेट को भी साफ किए। तो टॉयलेट क्यों साफ किए, ताकि उनको जब अपर कास्ट के लोग देखे, ठीक है ना, अपर कास्ट के लोग जब महात्मा गांधी को टॉयलेट साफ करते हुए देखे, ठीक है ना, तो उनको यही लगे कि सबसे पहले हम लोग अपना हृदय को क्या करें, परिवर्तन करें। और अछूतों के प्रति जो हम लोग, जिसके बारे में हम लोग खराब सोच रहे हैं, जिनके प्रति हम लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उसको वो क्या करें, छूट करें, ठीक है ना। तो ये सिर्फ महात्मा गांधी कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी क्यों कर रहे हैं, ताकि भंगियों को भी, स्वीपर को भी क्या मिल सके, थोड़ा मान सम्मान मिल सके। कहाँ, समाज में भाई सभी ईश्वर के ही संतान है, सभी लोग जो है वो ईश्वर का ही क्या है, संतान है। तो भाई फिर हम क्यों अलग अलग नजर से क्या करेंगे, किसी को देखेंगे, ठीक है ना। हमारा ही मानना है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। तो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गुड्स। तो हम लोग समाज में सभी धर्मों के, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, तो हम लोग फिर क्यों किसी को क्यों छोटे नज़र से देखें, या किसी को क्यों बड़े नज़र से देखें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी को हम लोग एक साथ एक नज़र से क्या करें, देखें, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, टॉयलेट खुद ही क्या किए, साफ किए, ताकि अपर कास्ट के लोग जब महात्मा गांधी को टॉयलेट साफ करते हुए देखे, तो इस नज़र से देखे कि सबसे पहले अपर कास्ट के लोग अपने मन में क्या लाए, तो परिवर्तन लाए, और अछूते के प्रति जो वो पाप करते आए हैं उसको वो क्या कर दे, छोड़ दे, ठीक है ना। और भंगियों को क्या मिल सके, तो मीन्स थोड़ा मान सम्मान मिल सके, ठीक है। बट मेनी दलित लीडर्स वेर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी।
लेकिन बहुत सारे दलित नेताओं जो थे, ठीक है ना, उस समुदाय के परेशानियों को निदान निकालने के लिए अलग अलग राजनीतिक, क्या बोला जा रहा है, अलग अलग राजनीतिक निदान निकाला गया, ठीक है ना। बट मेनी दलित लीडर्स वेर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि समुदाय में क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी, ठीक है ना। जब बहुत सारे समुदाय के लोग जब एक समाज में रहते हैं तो वहाँ परेशानी होना ही होना है। तो बहुत सारे दलित नेताओं ने मीन्स इच्छा जाहिर की, ठीक है ना। क्या इच्छा जाहिर की कि इनका जो सॉल्यूशन हो, अंजाम जो हो, वो अलग अलग राजनीतिक क्या हो, अंजाम, तभी जाके समुदाय में क्या होगी, परेशानी हटेगी, ठीक है ना। और ये मीन्स कौन थे, तो दलित नेता है सबसे। बट मेनी दलित लीडर्स वेर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि हमने अब फिर से बताया कि समुदाय में हर एक प्रकार के समुदाय के लोग, हर एक समुदाय में हर एक प्रकार के लोग रहते हैं, बसते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और बहुत सारे दलित नेता इच्छा जाहिर किए कि इसका जो सॉल्यूशन हो वो अलग अलग रूप से हो, ठीक है। दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, ठीक है ना। वो लोग दलित नेता सब क्या करना स्टार्ट कर दिया, संगठित करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। डिमांडिंग रिजर्व सीट्स, और मांग भी करने लगे आरक्षित सीट्स, ठीक है ना। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित, ठीक है ना। दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षित सीट मिले, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कर रहा है, तो वो संगठित कर रहा है, ठीक है ना, एकजुट कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन, तो दलित के नेता सब पहले क्या हो रहा है, तो एकजुट हो रहा है। एकजुट होने के बाद वो क्या कर रहा है, आरक्षित सीटों का क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। कहाँ, क्या चीज में, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है ना। एंड वो चाहते हैं कि इसका अलग क्या हो, निर्वाचन हो, ठीक है ना। इसका पृथक निर्वाचन मंडल भी क्या हो, तो वो अलग हो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, वो भी क्या हो, अलग हो, ठीक है ना। दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, जिसमें दलित सदस्य सबको लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या कर सके, चुना जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ बता देते हैं, सबसे पहले दलित नेता क्या कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो क्या कर रहे हैं कि आरक्षित सीट सब क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और दूसरा मांग ये है कि इनका जो हो पृथक निर्वाचक मंडल, ये भी क्या हो, अलग हो, ताकि दलित सदस्य सबको लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया जा सके, चुना जा सके। दो चीज, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जिसमें दलित मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया जा सके, चुना जा सके, और दलित लोगों के लिए रिजर्व सीट्स का भी मांग था, ठीक है ना। रिजर्व सीट्स भी चाहते थे। तो रिजर्व सीट्स क्या चीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। दो मांगे, फर्स्ट रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित सो दैट दे कैन एंटर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है ना। इकट्ठा होकर कर रहा है दलित सब, ओके। उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है ना। दे बिलीव वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसएबिलिटीज, ठीक है ना। अब यहाँ एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, राजनीतिक सशक्तिकरण बोला जाता है, ठीक है ना। सशक्तिकरण यानी कि राजनीतिक सशक्तिकरण से क्या हो सकता है ना, उनका मानना था, दलित लोगों का मानना था कि जितनी भी परेशानी जो है समाज में, ये परेशानी का हल कौन निकाल सकता है, तो वो राजनीतिक सशक्तिकरण ही क्या कर सकता है, निकाल सकता है, ठीक है ना। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस वाज देयरफॉर लिमिटेड, ठीक है ना, पार्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में, ठीक है ना, दलित का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जुड़ना रहा वो लिमिटेड रहा, यानी कि उतना नहीं जितना होना चाहिए था, ठीक है ना। वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रांग, क्योंकि महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में, ठीक है ना, उन जहाँ पे मीन्स यहाँ देखिएगा, दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, ठीक है ना, पार्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड द नागपुर क्षेत्र, ठीक है ना, रीजन जो बोला जाता है महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में, ठीक है ना, दलित के जो पार्टिसिपेंट्स जो रहा, ठीक है ना, दलित में शामिल होना जो रहा, दलित पार्टिसिपेशन क्या चीज में, दलित पार्टिसिपेशन क्या चीज में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो कितना रहा, उतना भी ज्यादा नहीं रहा। कौन सा क्षेत्र में, महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे संगठन जो था वो काफी क्या था, मजबूत था, ठीक है ना,
क्योंकि नागपुर और महाराष्ट्र क्षेत्र में संगठन जो था वो काफ़ी मजबूत था, जिसकी वजह से दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या रहा, लिमिटेड रहा, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, ठीक है ना। अब डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का मतलब होता है दमित वर्ग संगठन। डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, दमित वर्ग संगठन, ठीक है ना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने दलित को क्या किया, फिर से संगठित किया, एकजुट किया। एकजुट करने के बाद वो क्या चीज में उसको तब्दील कर दिए, दमित वर्ग संगठन में तब्दील कर दिए, ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित, कहाँ पे दलित को इकट्ठा किया, तो डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में क्या किया उन्होंने, मीन्स संगठित किया, है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित को इकट्ठा कहाँ किया, तो दमित वर्ग संगठन में क्या किया, इकट्ठा किया। कौन सा साल में, 1930 साल में, है ना। तो जैसे ही दमित वर्ग संगठन में दलित को बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है ना, जैसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है ना, दलित को क्या किया, इकट्ठा किया। इकट्ठा क्या चीज में किया, दमित वर्ग संगठन में। कौन सा साल में, 1930 में। तो वहां पे क्या हुआ ना कि महात्मा गांधी से विवाद हो गया। किसका, तो बी आर अम्बेडकर का। विवाद किस बात पे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। क्लास विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है ना कि महात्मा गांधी को मीन्स महात्मा गांधी से बी आर अम्बेडकर के क्या हो गया, क्लास हो गया। क्लास किस मुद्दे पे, तो एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि मीन्स दलित लोग चाहते थे कि इनका जो मीन्स पृथक निर्वाचन मंडल जो हो वो क्या हो, वो अलग हो, जिसकी वजह से क्लास हो गया था। यहाँ पे देखिएगा बी आर अम्बेडकर ने दलित को दमित वर्ग संगठन में क्या किया, एकजुट किया, है ना। क्या किया, दमित वर्ग संगठन में एकजुट किया या संगठित किए, ठीक है ना। कौन से साल में, तो 1930 साल में। और थोड़ा सा बात बता दें कि महात्मा गांधी से क्लास हुआ था। महात्मा गांधी से क्या, किस बात पे क्लास हुआ था, विवाद हुआ था उस बात पे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित ने क्या किया था, मीन्स ये चाहते थे कि इनका जो पृथक निर्वाचन मंडल जो हो वो क्या हो, वो अलग हो, ठीक है ना। When the British government conceded, ठीक है ना, अम्बेडकर डिमांड, गांधी जी began a fast on to date। जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इधर देखिएगा, चालाकी देखिएगा अंग्रेज सरकार का भी, कि बी आर अम्बेडकर चाहता है दलित लोगों के लिए कि इनका जो हो पृथक निर्वाचन मंडल जो हो वो अलग हो, ठीक है ना। और दूसरा तरफ ये है, महात्मा गांधी नहीं चाहते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल सभी यानी कि स्पेशली दलित के लिए क्या ना हो, अलग ना हो, या सभी के लिए क्या ना हो, अलग ना हो, ठीक है ना। सबके लिए एक ही हो, क्या तो एक ही हो, तो पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है ना। जिसकी वजह से विवाद भी हुआ था। विवाद कहाँ हुआ था, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे दलितों ने क्या मांग किया था कि उनका जो पृथक निर्वाचन मंडल जो हो यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। अंडरस्टूड और नॉट। तो उसको देखते हुए मीन्स यही बात की वजह से महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर में क्लैश भी हुआ था, ठीक है ना, कि नहीं भाई पृथक निर्वाचन मंडल आप लोगों के लिए क्यों अलग। और बी आर अम्बेडकर का मानना है कि नहीं, पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो हम लोग के लिए मीन्स हम लोग को मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्लास विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्लास किस बात पे कि वो लोग चाहते थे कि दलित लोग चाहते थे कि पृथक निर्वाचन मंडल जो हम लोग के लिए क्या हो, वो अलग हो, ठीक है ना। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर, जब ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, किसका बात मान लिया, बी आर अम्बेडकर का बातें को मान लिया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरफ बी आर अम्बेडकर को पृथक निर्वाचन मंडल देने को क्या है, तैयार है, अलग पृथक निर्वाचन मंडल देने को क्या है, तैयार हो गया और मान भी लिया। देखिएगा, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड, गांधी जी बिगैन अ फास्ट ऑन टू डेथ, ठीक है ना। तो मान लीजिए, देखिए इधर अंग्रेज क्या कर रहा है, चाल चल रहा है। बी आर अम्बेडकर को क्या दे दिया कि चलिए बी आर अम्बेडकर का जो मांग था पृथक निर्वाचन मंडल का, उन्होंने वो क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है ना। मानने के तुरंत बाद ही गांधी जी आमरण अनशन पे क्या हो गए, बैठ गए, ठीक है ना। आमरण अनशन, आमरण अनशन का मतलब होता है एक प्रकार से मीन्स अनशन पे रहना, मीन्स खाना पीना नहीं, मीन्स खाना नहीं खाना,
ना पी सकते हैं, ना खा सकते हैं, ठीक है ना, जब तक ले आपका मृत्यु नहीं, जब तक ले आपका मांग पूरा नहीं किया जाता है तब तक, ठीक है ना। तो जैसे बी आर अम्बेडकर का मांग ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, तुरंत ही गांधी जी क्या चीज पे चल गए, अमरन अनशन पे चले गए, ठीक है ना। ही बिलीव, ठीक है ना, दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित, अगर मान लीजिए कि एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल मिलता है, गांधी जी का मानना था कि एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल अगर मिलता है दलितों को, तो इससे क्या होगा कि समाज में जो एकीकरण हो रहा था वो एकीकरण में क्या हो जाएगा, फूट आ जाएगा। इसीलिए तो वो चले गए अमरन अनशन पे। वो बी आर अम्बेडकर के मांग को मान लेने से नहीं, मान लेने की वजह से नहीं, बी आर अम्बेडकर की वजह से नहीं, उनके मांगों की भी वजह से नहीं, वो जानते थे कि कहीं ना कहीं समाज में जो एकीकरण हो रही थी वो क्या कर देगा, एकीकरण में फूट ला देगा। तो फूट क्या चीज ले देगा, अगर मान लीजिए दलित लोगों को पृथक निर्वाचन मंडल अगर मिल जाता है, एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल मिल जाता है, तो समाज में जो एकीकरण था वो समाज में क्या आ जाएगा, फूट आ जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा, समाज जो हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा से अंग्रेज का तो वही पॉलिसी रहा है, डिवाइड एंड रूल। तो ये महात्मा गांधी बेशक क्या करते थे, जानते थे, ठीक है ना। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of this integration into society, ठीक है ना। यहाँ पे तो सीधे बात बोल रहा है कि मतलब समाज धीरे धीरे एकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, उस प्रक्रिया में क्या आ जाएगा, उस प्रक्रिया का रफ्तार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल दलित लोग को मिल जाता है, तो वो समाज को जो एकीकरण, समाज में जो एकीकरण हो रही थी उस प्रक्रिया में क्या होती कि उस प्रक्रिया के रफ्तार में क्या हो जाता है, थोड़ा धीमा हो जाता है या धीमी हो जाती है। तो वो नहीं चाहता था कि समाज में एकीकरण का जो रफ्तार है वो क्या हो, तो धीमा हो। वो चाहते थे कि रफ्तार उसी तरीके से बढ़ सके, ठीक है ना। तभी क्या क्या हो सकता था, राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता था, ठीक है ना। और ये कौन चाहते थे, तो महात्मा गांधी जानते थे, ठीक है ना, जानते थे भी और चाहते भी थे। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of this integration into society. Ambedkar ultimately accepted Gandhi's position and the result was the Pune Pact of September 1932. ठीक है ना। तो गांधी जी, अम्बेडकर को मानना ही पड़ा बिकॉज ऑफ गांधी जी पोजीशन जो था, ठीक है ना। गांधी का औहदा के वजह से अम्बेडकर को क्या करना पड़ा, ठीक है ना, मानना ही पड़ा, स्वीकार करना ही पड़ा, ठीक है ना। और अंत में जाके वो क्या कर देते हैं, कोई नतीजा पे, यानी पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 में वो जाके क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ गांधी जी के औहदे को देखते हुए बी आर अम्बेडकर को बात जो है वो मान लेना पड़ता है, ठीक है ना। और वो पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 92 में जाके वो क्या कर देते हैं, 1932 में वो क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। सिर्फ गांधी जी के औहदे की वजह से उन्होंने बात मान लिया कि नहीं ठीक है, हम लोग को पृथक निर्वाचन मंडल नहीं चाहिए, और आप ही की वजह से, आपके औहदे की वजह से, ठीक है ना, हम लोग क्या है कि हम लोग आपका बात मान ले रहे हैं, और पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 में क्या कर दे रहे हैं, हस्ताक्षर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, इट गेव द डिप्रेस क्लास, यानी कि पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 ने क्या दिया दलित लोगों के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। अब पुणे पैक्ट में तो बी आर अम्बेडकर ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। गांधी जी के औहदे को देखते हुए उन्होंने क्या कर लिया, बात मान लिया, ठीक है ना, कि अलग पृथक निर्वाचन मंडल होते हैं, तो वो समाज में जो एकीकरण हो रहा था उसके रफ्तार को वो क्या कर देगा, धीमा कर देगा। उसको देखते हुए बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी का बात मान लिया, ठीक है ना, कि आपके औहदा की वजह से, और दूसरा जो है समाज में जो एकीकरण का रफ्तार जो धीमा हो जाएगा उसकी वजह से हम बात मान रहे हैं। हम बात मानने के बाद पुणे पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 में उन्होंने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। एक तो औहदा और दूसरा समाज के एकीकरण के रफ्तार न धीमा ना हो जाए, इसकी वजह से बी आर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया पुणे पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो पुणे पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 दलित वर्गों के लिए क्या दिया, दलित वर्ग के लिए कुछ तो होगा ना। इट गेव द डिप्रेस क्लास, ठीक है ना। यही दलित वर्गों को आज हम लोग क्या नाम से जाना जाते हैं, अनुसूचित जाति के नाम से, ठीक है ना। इनके सबसे पहला दलित वर्गों को क्या मिला, तो रिजर्व सीट इन स्टेट काउंसिल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान काउंसिल में,
ठीक है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी क्या मिला, रिजर्व सीट मिला, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उसको रिजर्व सीट मिला, आरक्षित सीट बोला जाता है। आरक्षित सीट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मिला और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मिला आरक्षित सीट। किनको, तो दमित वर्गों को। वो जो पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 हुआ है ना, किसके बीच में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में, ठीक है ना, या तो दलित के बीच में या महात्मा गांधी के बीच में, ठीक है ना, जिसमें क्या हुआ था कि दमित वर्गों के लिए मीन्स कुछ छूटें दी गई थी। क्या नंबर 1 छूटें क्या थी कि आरक्षित सीट मिले स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि सीट जो रहेंगे वो उन लोगों के लिए रिजर्व रहेंगे, ठीक है ना। हमारे मरने के बाद भी जब ये रिजर्व, ये जो सीट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, रिजर्व रहेंगे। किन के लिए, तो वो दमित वर्गों के लिए, ठीक है ना। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन जब कभी भी वोट देने की बारी आएगी तो वो सामान्य निर्वाचक मंडल में जाके वो क्या करेंगे, वोट देंगे। देखते रहिएगा। एक तो ये क्या है कि चलिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट मिल गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सीट मिल गया, किनको, तो दमित वर्गों को, ठीक है ना। आज दमित वर्गों को हम शेड्यूल कास्ट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि अनुसूचित जाति के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आरक्षित सीट तो मिल ही गई, लेकिन जब कभी भी दमित वर्ग के लोग वोट डालेंगे तो वो सामान्य निर्वाचक मंडल में जाकर क्या करेंगे, वोट देंगे, ठीक है ना। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, दलित आंदोलन जो है, ठीक है ना, कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था। दलित आंदोलन जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में क्या कर रहा था, चल रहा था, ठीक है ना, चल रहा था। और राष्ट्रीय आंदोलन का शंका की दृष्टि से देखा भी जा रहा था, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से कौन क्या देख रहा था, शंका की दृष्टि से देख रहा था, देखता रहा या देख रहा था। कौन देख रहा था, तो कांग्रेस। विल दे पार्टिसिपेट और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन ना, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए बोल रहा है कि दलित आंदोलन जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में क्या कर रहा था, चल रहा था, और राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से क्या किया जा रहा था, देखा जा रहा था, ठीक है ना। अब आते हैं, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेर आल्सो ल्यूकवार्म इन द रेस्पॉन्स टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। अब थोड़ा बात करते हैं, भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन ने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन ने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, ठीक है ना। तो क्यों नहीं दिखाया वो भी हम लोग जान जाते हैं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, याद है ना, पतंग होने के बाद नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का पतंग होने के बाद a large section of Muslim felt alienated from the Congress, ठीक है ना। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो क्या हो गया था, पतंग हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि अनेक से अनेक मुसलमानों के खंड के लोग ने क्या किया था, कांग्रेस से अलगाना कर लिया था, यानी कि दूरी बना लिया था, ठीक है ना। क्यों दूरी बना लिया था, आपको तो मालूम ही है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या नहीं रहा, कामयाब नहीं रहा। उनके पतंग होने के बाद, उनके खत्मा होने के बाद, है ना, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कांग्रेस से अपना दूरी बना लिया था, क्योंकि जो मांग था वो पूरा भी नहीं हुआ, जिस मकसद से जुड़े थे वो भी नहीं पूरा हुआ, है ना, जिसकी वजह से कांग्रेस से वो मुस्लिम के लोग क्या बनाए थे, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम के लोग क्या बना लिए थे, अपना दूरी बना लिए थे। From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with open Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha, ठीक है ना। अब मध्य 1920 के बाद की बात किया जाए, ठीक है ना, कांग्रेस जो है वो सीधे संबंधित है किससे, खुलेआम हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूह से, हिंदू महासभा से खुलेआम क्या कर रहे थे, मिल रहे थे, जुड़ रहे थे। भाई क्यों ना हो,
क्योंकि इधर जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का पतंग होने के बाद लास्ट एक्शन मुस्लिम क्या हो गए थे, कांग्रेस से अपना दूरी बना लिए थे। तो भाई कांग्रेस भी तो अपना मीन्स खुलेआम क्या करने की कोशिश करेगा, मतलब हिंदू महासभा से जुड़ने की कोशिश करेगा या हिंदू राष्ट्रवादी से क्या करने की कोशिश करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा, व्हाई नॉट, ठीक है ना। उसके बाद एज रिलेशंस बिटवीन हिंदू एंड, ये रिलेशन जो रहा, संबंध जो रहा दोनों के बीच में, ये धीरे दिन पे दिन क्या होते जा रहा था, और खराब होते जा रहा था, ठीक है ना। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन, दोनों समुदाय यानी कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग संगठित कर रहे थे धार्मिक जुलूस, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, तो हिंदू और मुस्लिम में जातिवाद जो था टकराव रहा, ठीक है ना, दंगा रहा, अनेकों शहर में दंगा भी हुआ, टकराव भी हुआ। देखिए एक तरफ क्या हो रहा है कि दिन पे दिन जो है हिंदू और मुस्लिम का समुदाय के लोगों का जो रिलेशन जो है वो क्या होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। और दूसरा क्या है कि दोनों धार्मिक के लोग, है ना, दोनों धार्मिक के लोग क्या कर रहे हैं, धार्मिक जुलूस को निकाल रहे हैं, है ना। धार्मिक जुलूस से निकालने की वजह से अनेकों शहर में दंगे भी हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, जातिवाद टकराव भी हो रहा है, जातिवाद विवाद भी हो रहा है, ठीक है ना। एवरी रियोट डीपन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, ठीक है ना। हर एक दंगा दोनों समुदाय को दूर करते जा रहा था, ठीक है ना। हर एक दंगा दोनों समुदाय को क्या, दूरी को क्या कर रहा था, और दूर कर रहा था, ठीक है ना। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफोर्ट टू री नेगोशिएट एन अलायंस, ठीक है ना, फिर से गठबंधन करने की कोशिश किया, ठीक है ना। कौन तो कौन, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग फिर से प्रयास में जुट गए। किस प्रयास में जुट गए, तो वो गठबंधन के द्वारा, मीन्स वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम का जो रिलेशन खराब हुआ था उस रिलेशंस को ठीक कर सके, क्या चीज के द्वारा, तो वो गठबंधन के द्वारा, ठीक है ना। एंड इन 1927 इट अपीयर दैट सच अ यूनिटी कुड बी फोर्ड, और 1927 साल में ये लगने लगा था कि हिंदू और मुस्लिम के दोनों के बीच में जो सुलह है, ठीक है ना, एकता जो है, ये जो एकीकरण जो है ये हो ही जाएगा, ठीक है ना। कौन सा साल में, तो वो 1927 साल में। द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस, और महत्वपूर्ण अंतरता, क्या महत्वपूर्ण सवाल जो रह गया इन दोनों समुदाय के लोगों के में, ठीक है ना, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज जो रह गया वो यही रह गया कि फ्यूचर असेंबली में किन समुदाय के प्रतिनिधित्व को कितने क्या मामलों में क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, यानी कि दोनों जो है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, उन दोनों ने क्या किया, एफर्ट किया, प्रयास किया गठबंधन के द्वारा क्या होने में, एक होने में, ठीक है ना। और ऐसा लगने भी लगा था कि 1927 साल में ये एक हो भी जाएंगे, है ना, और एकता आ भी जाएगी। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल और अंतर यहाँ रह गया वो क्या चीज का, कि कितने प्रतिनिधित्व किन समुदाय को क्या किया जाएगा, फ्यूचर असेंबली में क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, ये जो सवाल है वो बना रहा। मोहम्मद अली जिना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है ना, ये मुस्लिम लीडर्स लीग के क्या हुए, नेता हुए। कौन, तो मोहम्मद अली जिना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये भी एक समय क्या किया हुआ था, पृथक निर्वाचन मंडल का क्या किया हुआ था, मांग किया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन मोहम्मद अली जिना, वन ऑफ द मुस्लिम लीग के नेता, ठीक है ना, ये मीन्स इस मांग को वो क्या कर रहे थे, मीन्स ये मांग को वो छोड़ना चाह रहे थे। मोहम्मद अली जिना जो एक समय मांग किए थे, या मुस्लिम लीग जो एक समय मांग किए थे एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल का, वो मांग को वो क्या करना चाह रहे हैं, वो मांग को वो खारिज करना चाह रहे हैं, वो मांग को छोड़ना चाह रहे हैं कि चलिए ये मांग हम लोग नहीं करेंगे। तो किसके बारे में बात करें, मोहम्मद अली जिना। अभी फिलहाल तो मोहम्मद अली जिना के बारे में बात करें। वो तैयार थे कि नहीं, हमको हम जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो मांग किए थे अब हमको नहीं चाहिए, लेकिन एक ही शर्त पे या एक ही आश्वासन पे। वो आश्वासन क्या रहा कि अगर मुस्लिम लीग को या मुस्लिम लीग तो नहीं, अगर मुस्लिम को अगर आप आश्वासन देते हैं सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट्स का एंड रिप्रेजेंटेशन, अब देखिए एक तो बोल रहा है कि आरक्षित सीट होना चाहिए, कहाँ, तो सेंट्रल असेंबली में। अगर इसका आश्वासन देते हैं तो हम जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग जो किए थे वो हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और दूसरा सवाल ये था एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। देखिए
बंगाल और पंजाब ये दो एक ऐसा राज्य उस समय था जहां पे अधिक से अधिक मुसलमानों का संख्या था। तो इन दो राज्यों में खास तौर पे, ठीक है ना, इन दो राज्यों में क्या चाहते थे? इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, ठीक है ना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉपर, प्रतिनिधित्व अनुपात में, इक्वल में हो, मतलब जो भी प्रतिनिधित्व चुना जाएगा हिंदू और मुस्लिम का तो वो बराबर में चुना जाएगा। ये दो मांगे थी, ठीक है ना। अगर ये दो आश्वासन अगर पूरी होती है तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो मांग किए थे मोहम्मद अली जी ना, वो क्या हो जाएंगे? वो छोड़ देंगे कि नहीं, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए। लेकिन दो ही आश्वासन पे, अगर वो दो आश्वासन मिलती है तो वो क्लियरली क्या करेंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जो मांग किए थे उसको क्या कर देंगे? वो छोड़ देंगे। वो पहला ये था कि रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली, और दूसरा क्या था? प्रोपोर्शनल एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट, जहाँ पे मुस्लिम का संख्या क्या था? ज़्यादा था, बंगाल एंड पंजाब में। तो वहाँ चाहते थे कि प्रतिनिधित्व के मामले में ये बराबर हो। कौन कौन बराबर हो? तो हिंदू एंड मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन क्या हो? बराबर हो। ये दो आश्वासन अगर देते हैं तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मांग जो थे वो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। Negotiation over the questions of representations, ठीक है ना, continued, but all hope of resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed effort at compromise, ठीक है ना। अब जयकार के बारे में बता देते हैं, है ना। ये हिंदू महासभा के एक लीडर है या एक सदस्य भी है, सदस्य भी बोला जा सकता है, लीडर भी बोला जा सकता है। जयकार ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, है ना। इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं जो थी वो समाप्त हो गई। देखिए यार, M.R. जयकार ने इस समझौते के, है ना, इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयास, ठीक है ना, कि खुलेआम क्या किया? उसने निंदा किया समझौते का। खुलेआम जो था, इस देखिएगा, M.R. जयकर ने इस समझौते को, इस कॉम्प्रोमाइज को उन्होंने क्या किया? ठीक है ना, समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को, एफर्ट्स को खुलेआम क्या किया? निंदा किया, ठीक है ना। और इससे मुद्दे की समाधान की सारी संभावनाएं जो था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो एक तो वो M.R. जयकर निंदा भी कर रहा है, जो प्रयास कर रहे हैं ये बातें को, कौन सी बातें का? कि नहीं भाई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व सीट मिलेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन के मामला में पंजाब एंड बंगाल में इक्वल रहेंगे। तो इस बातें को जो है M.R. जयकर ने क्या किया? इन सारे समझौते के, है ना, इन सारे मेहनतों पे पानी कौन फेर दिया? तो सीधे M.R. जयकर ने, ठीक है ना। और जो भी संभावना बन रही थी समझौते का, ठीक है ना, वो भी क्या हो गई? समाप्त हो गई, सिर्फ M.R. जयकर की वजह से। कौन से साल में? तो वो 1928 साल में। When the civil disobedience movement started, याद कीजिए थोड़ा सा कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू ही हुआ था उस समय क्या चीज का माहौल था दोनों समुदाय के बीच में? संदेह, यानी कि सस्पिशन, एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज, यानी कि अविश्वास। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो क्या चीज का माहौल था दोनों समुदाय के बीच में? तो पहला जो माहौल था, यानी कि यहाँ पे सीधे बोला जा रहा है कि when the civil disobedience movement started there was an atmosphere, एक तो संदेह का माहौल रहा और दूसरा अविश्वास का माहौल रहा। किन दोनों के बीच में? तो हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है ना। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस से तो क्या हो गए थे? लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम क्या हो गए थे? मीन्स अलग हो गए थे, ठीक है ना। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रेस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो जब बारी आई एक साथ लड़ने का, एक साथ संघर्ष करने का, तो जो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम जो कांग्रेस से क्या हुए थे? अलग हुए थे, वो दिलचस्पी नहीं दिखाया। क्या चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाया? एक साथ लड़ने के लिए, एक साथ लड़ने में या एक साथ लड़ने के लिए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम जो कांग्रेस से एलिनेट हुए थे, जो हट गए थे, वो उसमें थोड़ा भी दिलचस्पी नहीं दिखाया,
ठीक है ना। मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है ना, मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कॉन्सर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल का मतलब बता देते हैं, बुद्धिजीवी बोला जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों का हैसियत को लेकर क्या कर रहा था, चिंता जता रहा था। या फिर से समझ लीजिएगा, बहुत सारे मुसलमान या मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी, मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर क्या कर रहे थे, चिंता जता रहे थे। तो चिंता जताने वाला कौन है, तो मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिजीवी है, ये लोग चिंता जता रहे हैं। चिंता क्या चीज में जता रहा है कि मुसलमानों का जो हैसियत है उसको लेकर वो क्या कर रहा है, चिंता जता रहा है। अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों का हैसियत को लेकर वो क्या कर रहे हैं, चिंता जता रहे हैं, ठीक है ना। दे फियर, मतलब वो लोग को डर, साथ साथ ये भी डर था कि कहीं ना कहीं पहचान जो है और उसका संस्कृति जो है, ठीक है ना, इन्हीं अल्पसंख्यकों के डूबने से या हिंदू बहुसंख्यकों के या हिंदू मेजोरिटी के वजह से कहीं ना कहीं जो मुसलमान का जो पहचान है, जो संस्कृति है, पहचान और संस्कृति क्या रूप में है, तो अल्पसंख्यकों के रूप में है। किनका, तो मुसलमानों का। मुसलमानों का पहचान क्या चीज में है और संस्कृति, मतलब एक तो उनको, मतलब उनका जो पहचान है, उनका जो संस्कृति है, दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ, इन अल्पसंख्यकों का पहचान और संस्कृति क्या हो जाएगा, उनको डर था। इंटेलेक्चुअल्स और मुस्लिम लीडर्स को क्या था, डर था, भय था। किस बात का भय था, मैंने मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल किस बात का भय था, उसको इसी बात का भय था कि हिंदू बहुमत के सामने या हिंदू बहुमत के सुप्रीमेसी के सामने, ठीक है ना, मुस्लिम कल्चर एंड आइडेंटिटी का, है ना, यानी कि फिर से समझ लीजिए, अंत का बात है। बहुत सारे मुस्लिम नेताओं और इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिजीवियों का भय था कि कहीं ना कहीं इन अल्पसंख्यकों का जो पहचान है और उनका संस्कृति जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका सुप्रीमेसी है, तो हिंदू बहुमत का क्या है, सुप्रीमेसी है, ठीक है ना। हिंदू बहुमत का क्या है, सुप्रीमेसी है। इन सुप्रीमेसी के सामने कहीं ना कहीं इन माइनॉरिटीज का जो पहचान जो है, इनका जो संस्कृति जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये किनका मानना था, ये मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल का क्या था, मानना था, ठीक है ना। तो होप सो यू अंडरस्टूड इट, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे और भी वीडियोस हम बनाएंगे, धीरे धीरे आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।